मोहनदास करमचंद गांधी हाजिर हो। जज साहेब, मैं मोहनदास करमचंद गांधी, मैं अपना मुकदमा खुद ही लड़ूंगा। मेरी आपसे लोग मुझे हिंदी में अपनी बात कहने की अनुमति दी जाए। और दूसरी प्रार्थना ये, मेरी वृद्धावस्था का ख्याल करते हुए देश की विभिन्न अदालतों में चल रहे सभी मामलों की सुनवाई इसी अदालत में करने का काम है। अब इस उम्र में मैं हर जगह नहीं जा सकता और मुझ जैसे गरीब इंसान की एक हैसियत नहीं कि अलग अलग कोर्ट के महंगे वकीलों की मैं सेवा ले सकूं। गांधी, आपने तो इंग्लैंड से बैरिस्ट्री की पढ़ाई की, आप अंग्रेजी भूल जाते, फिर आप अपनी पैरवी हिंदी में नहीं करना चाहते। हमें अंग्रेजी में सुनवाई करने में अधिक सहूलियत होगी। My lord, I am also comfortable with English. गांधी जी, प्लीज कंटिन्यू। जज साहेब, मैं अंग्रेजी जानता हूँ, लेकिन आज़ादी के बाद मैंने ये फैसला किया था कि अपने देश में गुलामी की भाषा अंग्रेजी का कभी इस्तेमाल नहीं करूँ। इसलिए मैं राष्ट्रभाषा हिंदी में अपनी तहरीर करना चाहता हूँ। हम आपकी प्रतिज्ञा की कदर करते हैं। आप अपनी पैरवी हिंदी में कर सकते हैं। आपकी उम्र और तमाम परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए हम ये आदेश देते हैं कि आपके खिलाफ देश में चल रहे सभी मुकदमों के आरोपों की एक संयुक्त चार्जशीट तैयार है, जिसकी सुनवाई इसी कोर्ट में। कोर्ट इज एडजर्न्ड। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 22 फरवरी। धन्यवाद जज साहेब। 22 फरवरी तो मेरे लिए वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है। कस्तूरबा की पुण्यतिथि भी 22 फरवरी है। अरे वाह, आप चाहें तो हम तारीख में कोई और बदलाव कर सकते हैं। नहीं जज साहेब, ये तो मेरा व्यक्तिगत मामला है। इसके लिए कोर्ट के काम में दखल देना ठीक नहीं। मैं सुबह की प्रार्थना के बाद 10 बजे आपके सामने हाजिर होगा। मोहनदास करमचंद गांधी हाजिर हो। गांधी जी, आपके खिलाफ चल रहे सभी मुकदमों की हमने एक संयुक्त चार्जशीट तैयार की। क्या आपको उसकी कॉपी मिल गई? जी जज साहेब, मुझे चार्जशीट की कॉपी मिल गई है। मुझ पर लगाए गए सभी आरोप गलत और बेबुनियाद हैं। मुझे खुशी होगी यदि कोई भी आरोप सच साबित हो, मैं उसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार करूं और उसके लिए मुझे जो भी सजा दूँ उसे मैं खुशी होगा और अपनी आत्मतृप्ति के लिए कम से कम 1 सप्ताह का उपवास करूं। आपने भले ही कोई आरोप स्वीकार ना किए, लेकिन फिर भी हम आपके विरोधियों को आरोप के पक्ष में एक सबूत देने का मौका जरूर दें। आपके ऊपर पहला आरोप यह है कि आप भारत के महान सपूत भगत सिंह फांसी के फंदे से बचा सकते हैं, लेकिन आपने उस
ये आरोप एकदम बेबुनियाद और सच की तरह। ईश्वर जानता है मेरे मन में उस बहादुर नायक के लिए कितनी श्रद्धा और स्नेह। उसके जीवित रहने से मुझे उतनी ही खुशी हुई जितनी कि उसके पिता को। ये बात भी सच है, जवानी के जोश में वो थोड़ा भटक गया था और हिंसा के रास्ते पर निकल पड़ा था, लेकिन उसकी देशभक्ति हम में से किसी से कम नहीं थी। मैंने उसका जीवन बचाने की कोशिश की थी। मुझे दुख, मैं उसे बचा नहीं पाया। तात्कालीन वायसराय मिस्टर इरविन से तो आपके अच्छे संबंध थे। आप चाहते तो उन्हें राजी कर सकते थे और नहीं मानने पर इरविन के साथ हुआ समझौता रद्द कर सकते थे। वकील साहब, आप गलत सोच रहे हैं। पहली बात, इरविन हमारे देश के वाइसरॉय और मैं गुलाम देश का नागरिक। हमारी कृष्ण सुदामा जैसी दोस्ती भी नहीं थी। मैं उनसे विनती ही कर सकता था और वो मैंने की, लेकिन मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता। जहाँ तक इरविन से समझौता रद्द करने का प्रश्न, वो संभव नहीं। समझौता रद्द करना देश के हित में नहीं। ऐसा करना तो नैतिकता की दृष्टि से उचित नहीं। हमारी परंपरा रही प्राण जाने पर वचन न जाए। ऐसा करना तो भगत सिंह को भी स्वीकार नहीं है। हमें आपके तर्क सही नहीं लगते। ये फैसला तो जज साहिब को करना है कि आपके तर्क सही है या मेरा शक। आपके ऊपर दूसरा आरोप ये है कि आपने नेहरू वंश को आगे बढ़ाने के लिए सरदार पटेल जैसे काबिल नेता को पीछे छोड़ दिया, जिसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ा। ये आरोप की सरासर गलत। भला जवाहरलाल नेहरू को आगे करने और सरदार पटेल को पीछे करने में मुझे क्या फायदा? मेरे लिए दोनों बराबर थे। दोनों ने देश की आज़ादी के आंदोलन के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। आज़ादी के बाद देश को दोनों के सहयोग की जरूरत है। इसलिए ये मेरी इच्छा जरूर थी कि दोनों साथ मिलकर आज़ाद देश की नई सरकार करें। कांग्रेस में पहली बार ऐसा हुआ कि पिता ने अध्यक्ष की कमान अपने ही पुत्र को सौंप दी। जज साहब, मेरा मतलब मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू से है और आपने इसका विरोध नहीं किया। यहीं से जज साहब, यहीं से कांग्रेस में मंशा की पड़ी। मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू को आप पिता पुत्र के रूप में भी देख रहे हैं। कांग्रेस के लिए उनकी सेवा, बलिदान और उपयोगिता को मोतीलाल नेहरू अपने अनुभव और कांग्रेस के लंबे समय तक काम करने के कारण अध्यक्ष बनाए गए और जवाहरलाल नेहरू को उनकी योग्यता और युवाओं में लोकप्रियता के कारण की जिम्मेदारी दी गई। जहाँ तक सरदार पटेल को पीछे करने का प्रश्न, वो मैं दो करूँगा। अगर मैं पटेल के लिए कुछ खास करता तो वकील साहब आप मुझ पर ये आरोप लगाते कि गुजराती होने के कारण ही मैंने उन्हें आगे किया। ये भी तो हो सकता है कि आपने गुजराती होने के कारण ही पटेल को पीछे धकेला कि कहीं वो आपसे अधिक लोकप्रिय ना हो जाए। ये तो वही बात हुई, चित भी मेरी पट भी मेरी। आपको मुझ पर आरोप लगाना है, मुझे पटेल और नेहरू बराबर थी। क्या ये सच नहीं? कांग्रेस के पटेल को समर्थन के बावजूद आपने जवाहरलाल नेहरू को उनकी जगह प्रधानमंत्री बनवा दिया। मैंने तो कांग्रेस की सदस्यता बहुत पहले ही दिया था। फिर यदि कांग्रेस पटेल को अपना नेता चुनती, मैं उसके फैसले को भला कैसे परख सकता हूँ? जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत राय, पटेल और नेहरू सरकार के एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे, उन्हें अलग अलग देखना गलत है। मैं पद को कतई महत्व नहीं देता, इसलिए ये विवाद बेकार है कि प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए। उससे अधिक महत्वपूर्ण ये है कि देश के निर्माण और देश की सेवा करने में सबसे अधिक योगदान किसका रहा। मुझे पटेल और नेहरू दोनों का योगदान बराबर रहता है। मिस्टर गांधी, आप पर यह भी आरोप है आप जिन्ना और मुस्लिम समुदाय को कांग्रेस के साथ लेकर नहीं चल सके और इसी वजह से देश का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना। आप चाहते तो देश का बंटवारा नहीं होता। हे राम, ये आरोप एकदम बेबुनियाद। मेरा हृदय और ईश्वर जानते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मैंने अपनी जान की भी परवाह नहीं। आप लोग मेरे ऊपर ऐसा बेहुदा आरोप कैसे लगा सकते हैं?
जब मैं अफ्रीका में था तब भी मेरी हरदम यही कोशिश रही कि हिंदू और मुसलमान एक होकर के रहे। भारत आने के बाद तो मेरी चिंता और बढ़ गई। अंग्रेज बंगाल में दोनों समुदायों के बीच फूट डालने में कामयाब हो गए। फूट डालो और राज करो उनकी पुरानी नीति। मजबूरी में हम सबको बंटवारा स्वीकार करना पड़ा। मैं ये सार्वजनिक रूप से स्वीकार करता हूँ, बंटवारा रोकने में हम असफल रहे, लेकिन हमारी नीयत पे किसी को शक नहीं करना चाहिए। अगर आप सब बंटवारे के खिलाफ थे, फिर बंटवारा कैसे हो गया? जिन्ना और मुस्लिम लीग के कुछ लोगों ने मुस्लिम समुदाय को बरगला दिया और पूरी जनता बहकावे में आ गई। मजबूरी में भारी मन से हम सबको बंटवारा स्वीकार करना पड़ा। लोगों के दिलो दिमाग में इतना जहर भर दिया था कि साथ रहना असंभव कर दिया। मुझे इस बात का बेहद रंज है कि तमाम कोशिशों के बावजूद जिन्ना को समझाया नहीं जा सकता। हम तो पूरे देश की बात को उन्हें सौंपने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन पता नहीं कैसे आखिरी समय में जिन्ना जैसे धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति की आत्मा में सांप्रदायिकता घुस गई। शख्स तो ये है जज साहब, बंटवारा हमने कभी चाहा भी नहीं और माना भी नहीं। पाकिस्तान बनने के बाद मुसलमानों को सुरक्षित रखने के लिए देश में हर संभव प्रयास किया। अगर हम बंटवारा स्वीकार करते तो भारत में इतने मुसलमान कैसे रह सकते? बंटवारा होने के बाद भी मैंने यही उम्मीद की कि देर सवेर दोनों भाइयों के बीच सुलह हो जाएगी। इसकी उम्मीद मुझे आज। मिस्टर गांधी, आप पर यह भी आरोप, आपने सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस की अध्यक्षता से हटाकर उस साहसी देशभक्त का अपमान किया। यदि बोस कांग्रेस में अध्यक्ष रहते तो हमारा देश बहुत पहले आजाद हो जाता और उन्हें आजाद हिंद फौज बनाने के लिए देश के बाहर नहीं जाना पड़ता। ये आरोप तो शहीद भगत सिंह वाले आरोप जैसा ही। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि गांधी अगर भगत सिंह को बचा लेता तो देश बहुत पहले आजाद हो जाता। हमारे देश में लोगों को कुछ भी कहने की आज़ादी, लेकिन आज़ादी का अर्थ मेरे लिए यही है कि आज़ादी के बाद हमें अधिक जिम्मेदार नागरिक बन के रहना पड़ेगा, तभी हम आज़ादी को बरकरार रखने में कामयाब हो सकते हैं। ये आरोप सही नहीं है। सुभाष कांग्रेस के लोगों को एकजुट नहीं रख पाए, इसलिए उन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। सुभाष चंद्र बोस और आपके विरोध के तो कई दस्तावेज है हमारे पास। अब आप इस आरोप से कैसे बचेंगे मिस्टर गांधी? सुभाष और मुझ में कुछ मुद्दों को लेकर वैचारिक मतभेद, ये तो मैंने खुद अपने लेखों में स्वीकार किया, लेकिन मतभेद होने का मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे से नफरत करते हैं। सुभाष मुझे अपने पिता के समान सम्मान देते और मैं भी उन्हें पुत्रवत युवा मित्र मानता था। जहाँ तक उन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाने का प्रश्न है, वो मैंने नहीं किया, वो बाकायदा अध्यक्ष चुने गए थे। लेकिन जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वो सभी कांग्रेसियों को साथ लेकर चलने में असफल रहे, तो उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। मैं इसे उनका एक साहसी फैसला मानता हूँ। वो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे और पद से नहीं थे, और ऐसा निर्णय एक बहादुर नेता ही कर सकता है। और सुभाष बहुत बहादुर है। मैं उनकी बहादुरी और देशभक्ति का कायल उम्मीद करता हूँ इस आरोप से मैं जरूर बरी। गांधी जी, आप पर यह भी आरोप है, आप दलित विरोधी वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं और आपने पूना पैक्ट के लिए अंबेडकर पर दबाव डालकर उन्हें भी दलितों की तरफदारी करने से रोका था। हे भगवान, ये आरोप सरासर गलत है। ईश्वर जानता है, हिंदू मुस्लिम एकता के जिस दूसरे काम के लिए मैं जीवन भर प्रयास करता रहा, वो अपने दलित भाइयों और बहनों के साथ कोई लंबे अत्याचार को खत्म करने का ही काम है। छुआछूत को मैं हिंदू धर्म के माथे का सबसे बड़ा कलंक मानता हूँ। जब तक हमारे समाज में अस्पृश्यता का घृणित पाप रहेगा,
हम ना महान प्रधानी के अधिकारी है और ना ऐसी आज़ादी का मेरे को दर्द है इसमें अपने ही लोगों के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार किया जाता है। फिर आपने छुआछूत की जड़ वर्ण व्यवस्था का समर्थन क्यों किया? इस व्यवस्था की मैंने केवल एक बात के लिए प्रशंसा की कि इसमें परिवार के बच्चों को अपने पुश्तैनी धंधे की सहज जानकारी हो जाती है जिससे उन्हें बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़ता। जहाँ तक से जन्म की जाति से जोड़ने का प्रश्न है उसका मैंने हमेशा विरोध किया। हमारे देश में लोगों को कोई भी काम करने की आज़ादी होनी चाहिए, इसका मैंने हमेशा समर्थन किया। चाहो तो नीचे बैठ सकती हो, कुर्सी मैंने तो जहाँ तक भी प्रतिज्ञा लगा लो कुर्सी, की बढ़िया दो। किसी शादी में शिरकत नहीं करूँगा जिसमें वर और वधू सजाती है। मैंने आजीवन दलितों को बराबरी का दर्जा दिया। मैं खुद अपने आप को हरिजन मानता हूँ। इसके लिए मुझे भले अपने परिवार के परिजनों का खून का भाजन न बनना पड़ा। मैं दिल्ली की हर एक बस्ती में रहा हूँ। दलितों के मंदिरों में प्रवेश के लिए मैंने आंदोलन किया। लेकिन आपने उपवास का दबाव बनाकर अंबेडकर को पुनः समझौते के लिए मजबूर किया जिससे दलितों का भारी नुकसान हुआ। आप गलत सोच रहे हैं। पहली बात, अगर पुनः समझौता नहीं होता तो अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों को, हिंदुओं को सवर्णों और दलितों में बांटने में सफल हो जाता है जो देश की एकता के लिए बहुत घातक सिद्ध होता है। मैं अम्बेडकर का आभारी हूं जो उन्हें समय रहते अंग्रेजों की ये चाल समझ में आ गई और पुनः समझौते ने उनकी इस चाल को मात दी जिससे दलित भाइयों को जरा भी नुकसान नहीं बल्कि देश की एकता के लिए ये वरदान साबित। मिस्टर गांधी, आप पर यह भी आरोप है कि आपने मुसलमानों की सहानुभूति अर्जित करने के लिए हिंदू हितों की अनदेखी की। ये आरोप तो पहले के आरोप का विरोधाभासी है। इसके पहले के आरोप में आपने मुझे मुसलमानों को साथ नहीं लेकर चलने का आरोप लगाया और अब आप मुझे हिंदू विरोधी ठहरा रहे हैं। जज साहब, ये दोनों विरोधाभासी बातें एक साथ कैसे संभव? सच तो ये है मैं किसी को अपना दुश्मन मानता ही नहीं। जो लोग मेरे विचारों के धुर विरोधी हैं उन्हें भी मैं अपना मित्र ही मानता हूँ। किसी का हित मैं सपने में भी नहीं सोचता। जज साहब, मेरे पास इनके खिलाफ सबूत हैं। दो ऐसे उदाहरण हैं जिनसे हिंदू और हिंदू हितों के लिए काम करने वाली आरएसएस और हिंदू महासभा दोनों इनसे बहुत नाराज हैं। आरोप नंबर 1, ये उस पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया दिलाने के लिए आमरण अनशन कर रहे थे जिसकी सरकार, सेना और पुलिस पाकिस्तान समर्थक दंगाइयों को हिंदू और सिखों की जान माल और इज्जत से खिलवाड़ करने वालों को रोकने के बजाय उनका साथ दे रही थी। आरोप नंबर 2, ये भारत के हिंदू शरणार्थी शिविरों में ये कहते थे कि वे भारत से गए मुसलमानों के घरों पर कब्जा न करें। जज साहब, वकील साहब ठीक कहते हैं। मैंने यही किया। इसमें गलत क्या? मानवता का क्या टकराता है? हमारी सभ्यता और संस्कृति क्या कहती है? अगर पाकिस्तान कुछ गलत करे तो हम उसे समझाने की कोशिश करेंगे या खुद भी उसकी गलती को दोहराएंगे। मैंने हमेशा हिंदू और मुसलमानों को इस देश की 2 आंख और 2 हाथ माना। दोनों में भेदभाव का ख्याल भी मेरे मन में कभी नहीं आया। हमारी आज़ादी में जितना योगदान नेहरू, पटेल और सुभाष का है उतना ही योगदान मौलाना आजाद, जाकिर हुसैन और गफ्फार खान जैसे मुसलमान नेताओं का है। और हिंदू मुस्लिम इस देश में रहने वाले हर धर्म, हर संप्रदाय को मानने वाले देशभक्त नागरिक का है। मैंने कोई भी काम हिंदू या मुस्लिम से देखकर नहीं किया, इसलिए ये आरोप सरासर गलत। गांधी जी, आप पर यह भी आरोप, आपने भारत में अंग्रेजी शासन को लंबा खींचने के लिए अंग्रेजों के एजेंट की तरह काम किया। या अल्लाह, मुझ पर मेरे ही देश में इतने घिनौने आरोप। सबसे पहले तो मैं ईश्वर से उन सभी भाई बहनों को माफ करने की प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने
अपने मन में मेरे विषय में तरह तरह के विकार पाले। मैंने बार बार भी कहा, मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य भारत की राजनीतिक आज़ादी के साथ साथ उन करोड़ों वंचितों को आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक आज़ादी दिलाना रहा जो अंग्रेजी शासन से पहले भी आज़ाद नहीं थे और छुआछूत, अज्ञानता और गरीबी का दंश थे। क्या ये सच नहीं है? आपने पहले विश्व युद्ध में इंग्लैंड का साथ दिया था और भारत की जनता को फौज में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया था। यह सीधे सीधे साबित करता है कि जब क्रांतिकारी अंग्रेजों को भगाने के लिए अपनी जान दे रहे थे, आप अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे। वकील साहब, आप आधा सच बता रहे हैं, मैं से पूरा कर रहा हूं। ये सच है। प्रथम विश्व युद्ध के समय मैं भी कांग्रेस के बाकी वरिष्ठ नेताओं की तरह मुझे भी लगता था कि कायदे कानून से चलने वाला अंग्रेजी शासन हमारे यहाँ की राजा महाराजाओं की राजशाही से बेहतर है। उस समय हमारी जनता भी लोकतंत्र की शासन व्यवस्था के लिए शिक्षित थी और हमें उम्मीद थी कि युद्ध में मदद मिलने के बाद अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति रवैया अधिक उदार होगा। लेकिन जैसे ही युद्ध के बाद हमने अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति कड़ा रुख देखा, मेरे विचारों में भी परिवर्तन और परिपक्वता है। दूसरे विश्व युद्ध में हमने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, बल्कि अंग्रेजों भारत छोड़ो ये नारा दिया। वो नारा तो आपने बहुत बार में दिया था मिस्टर गांधी। तब तक तो अंग्रेजों की हालत वैसे ही बहुत पतली हो गई थी। अब इसे क्या कहा? एक तरफ इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल मुझे अपनी हुकूमत का सबसे बड़ा दुश्मन ठहराते और वहीं मेरे ही कुछ लोग मुझे उनका एजेंट बताते। कि दोनों विरोधाभासी बातें एक साथ कैसे संभव? मैं हनुमान जी की तरह अपना हृदय छीनते हुए, लेकिन मेरे हृदय में विराजमान थे जो श्री राम जानते हैं, मैं छूट नहीं। गांधी जी, आपके ऊपर यह भी आरोप है आप अमीरों के हमदर्द हैं, जो गरीबों का शोषण कर कर अमीर बनते हैं। सारा भाई, बिरला आदि औद्योगिक घराने के आप नजदीक थे, इनसे आप दान राशि लेते थे। इस विषय में आप क्या कहेंगे? ये आरोप सही नहीं। जब से मैंने रस्किन बॉन्ड की अनटू द लास्ट किताब पढ़ी, तभी से समाज के अंतिम पायदान में खड़े गरीबों के बारे में ही मैंने सोचा और हमेशा उनके विकास और रचनात्मक कार्य करने की। मैं खुद अपने आप को गरीब किसान, बुनकर और सफाई कर्मी के रूप में देखता। मैंने अपने मित्रों को ऐच्छिक गरीबी अपनाने का अनुरोध किया। मैं खुद एक गरीब इंसान की तरह। ये तो आप दिखावा करते हैं मिस्टर गांधी। वो कहावत तो सुनी होगी ना आपने, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। आपने उद्योगपतियों से अपनी घनिष्ठता की सफाई नहीं दी। वकील साहब, आपने मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं और मुझे बीच में ही रोक दिया। पहले मेरी बात मुझे पूरी कर दो। गांधी जी, प्लीज कंटिन्यू। वकील साहब, आप पहले गांधी जी की बात को पूरा होने दीजिए, उसके बाद ही आप अगला सवाल कीजिए। प्लीज कंटिन्यू। जी धन्यवाद जज साहब। मैं ये कह रहा था कि मैं सबसे प्रेम का भाव रखता हूँ। अमीर गरीब, दलित सवर्ण, स्त्री और पुरुष में कभी भेदभाव नहीं करता। आपने ये तो देख लिया कि मैंने दान की राशि दी, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि वो राशि मैंने किस पे खर्च की। उस राशि की एक भी पाई मैंने अपने ऊपर खर्च नहीं करी। मैंने सारा पैसा गरीबों के उत्थान और उनके रचनात्मक कार्य के लिए और आज़ादी की अहिंसक लड़ाई पे खर्च किया। क्या अमीरों को गरीबों की मदद करने के लिए प्रेरित करना कोई अपराध है? गांधी जी, आपके ऊपर एक और आरोप है। आप आजाद देश में मजबूत केंद्र सरकार की बजाय ग्रामीण पंचायतों को अधिक अधिकार देने की बात करते हुए उसकी वकालत करते हैं। आप देश का अधिक चाहते हैं। ये आरोप तो बहुत हास्यप्रद। ईश्वर जानता है, मैंने अपना सारा जीवन देश की सेवा में समर्पित किया। देश का हित तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता।
क्या आपने अपने लेखों और भाषणों में अक्सर ग्राम पंचायत को असीमित अधिकार देने की बात नहीं की? असीमित से आपका क्या तात्पर्य है? मैंने तो गांव के स्वावलंबी होने की बात की, और गांव की क्यों, हर व्यक्ति के स्वावलंबी होने की बात की, विशेष रूप से महिलाओं के स्वावलंबी होने की बात की। इसमें बुराई क्या? बुराई ये है मिस्टर गांधी कि नए आजाद देश को मजबूत शक्तिशाली केंद्र की जरूरत थी और आप हर गांव की आजादी की बात करते थे। हर गांव की? मैं तो हर व्यक्ति की आजादी की बात करता हूँ। आप मेरे ग्राम स्वराज की व्याख्या और ग्राम स्वराज के सिद्धांत की गलत व्याख्या करते हैं। मेरा मानना है कि भारत में हमारे गांव की आत्मा बसती है। हमारे देश को अंग्रेजी शासन से पहले सोने की चिड़िया वो हमारे गांव की समृद्धि की वजह से ही कहते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे गांव से अगर गंदगी और आलस दूर हो जाएगा तो हमारे गांव आत्मनिर्भर बनेंगे। गांव आत्मनिर्भर बने के देश तरक्की करेगा। अगर आपको मेरी इस सोच में कोई खोट नजर आता है तो आप मुझे बताइए। मैं अपने विचारों को बदलने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए सिर्फ निराधार और तथ्यहीन आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। मिस्टर गांधी, आप पर यह भी आरोप है आपने महिलाओं के साथ क्रूर व्यवहार किया, अपनी पत्नी के साथ अफ्रीका में अभद्र व्यवहार किया। जज साहब, इन्होंने उन्हें दूसरे लोगों के घरों में पाखाने साफ करने के लिए मजबूर किया। और हाँ, आपने मीराबेन के साथ रोमांटिक रिश्ते रखे और आपने ब्रह्मचर्य की प्रयोगों की आड़ में अबोध युवतियों का यौन शोषण किया। जज साहब, वकील साहब ने मुझ पर 3 गंभीर आरोप लगाए। मैं पूरी ईमानदारी से तीनों के जवाब दूं। कस्तूरबा के साथ मेरा रिश्ता पति पत्नी से अधिक मित्र जैसा। जो भी हम दोनों हम उम्र थे, इसलिए किसी एक का दूसरे पर हावी होने की कभी गुंजाइश नहीं। जो लोग कस्तूरबा को जानते हैं वो ये बता सकते हैं, कस्तूरबा अपने सिद्धांतों पर अड़ी रहने वाली थी। शुरुआती वैवाहिक जीवन में हम दोनों के बीच छुटपुट गर्मा गर्मी हो जाती थी, लेकिन जैसे जैसे हम उम्र दराज होते गए हम आदर्श पति पत्नी और मित्रवत होते गए। सच तो ये है, कस्तूरबा मुझसे बेहतर दुनियादारी करती है। और अफ्रीका की जिस घटना का आपने जिक्र किया है वो तो मैंने ही अपनी आत्मकथा में लिखी। कस्तूरबा ने ऐसी किसी घटना का घर के बाहर जिक्र नहीं किया। मीराबेन के बारे में मेरे मन में बहुत स्नेह रहा, उसे रोमांच कहना पड़ा। हो सकता है मीराबेन के मन में मेरे बारे में कोई आकर्षण जैसी चीज रही, लेकिन ये पक्का है कि वो शारीरिक वासना जैसा कुछ है। मीरा अलग संस्कृति से आई थी, उसके यहाँ अधिक खुलापन था। कभी कभी हम भारत वाले विदेशी महिलाओं के व्यवहार से भ्रमित हो जाते हैं। हो सकता है मीरा के मामले में भी लोगों को ऐसी कोई धारणा हो गई। जहां तक मेरे ब्रह्मचर्य के प्रयोगों की बात है, वो मेरे लिए सत्य और अहिंसा के एक प्रयोग की तरह प्रयोग। अगर मेरे मन में यौन शोषण जैसी कोई दुष्प्रवृत्ति होती, क्या मैं ऐसे किसी भी प्रयोग को सार्वजनिक रूप से करता? हमने तो दाम्पत्य जीवन में बहुत पहले ही ब्रह्मचर्य व्रत लिया, इसलिए मैं केवल ये देखना चाहता था कि मैं समग्रता में यह व्रत निभा सका। आश्रम के लोगों ने उस समय इसका विरोध किया क्योंकि तत्कालीन सामाजिक दृष्टि में वो उचित रहे। वो लोग भी अपनी जगह सही थे, लेकिन मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि मैं केवल ये देखना चाहता था कि अब स्त्री और पुरुष शरीर से ऊपर उठकर मनुष्य के रूप में कैसे बेहतर हो। मुझे इन प्रयोगों में सफलता भी प्राप्त। मेरे मन में साथ सोने वाली युवतियों के लिए कभी जरा भी वासना का भाव नहीं आया, और मेरे साथ सोने वाली कई युवतियों ने तो यहाँ तक भी लिखा कि मेरे साथ सोते हुए उन्हें ऐसा लगता था जैसे वो अपनी माँ के साथ। बस इस विषय में मुझे इतना ही कहना। फैसला जज साहब। गांधी जी,
आप पर यह भी आरोप है, आपने अपने पुरातनपंथी और विकास विरोधी विचारों से भारत की जनता को गुमराह किया और उसे पाषाण युग में ले जाने की कोशिश की ताकि हमारा देश कभी विकसित ना हो सके। वकील साहब, जो लोग उस पर पुरातनपंथी या विकास विरोधी होने का आरोप लगाते हैं वो ऐसे ही लोग हैं जिन्हें घर का जोगी चोपड़ा और आग गांव पर से दिखता है। दरअसल ये लोग यूरोप और अमेरिका की कृत्रिम चकाचौंध की वजह से इतने अंधे हो गए, इन्हें अपने देश की हर चीज कूड़ा कचरा नजर आता है। आप अपनी बात थोड़ा और स्पष्ट करेंगे मिस्टर गांधी? जी, मेरा मानना है कि जो लोग उस पर ऐसे आरोप लगाते हैं वो ऐसे ही हैं जिन्हें 200 साल की अधकचरी पश्चिमी सभ्यता तो महान लगती है और अपने यहाँ हजारों साल में पकी सभ्यता और संस्कृति बेकार नजर आती है। ये ऐसे ही है जैसे कोई सूरज के बजाय 100 वॉट के बल्ब को बेहतर बताए। मैं ये भी नहीं कहता कि हमारे यहाँ हर चीज़ अच्छी है। समय के साथ हमारे यहाँ भी बहुत सी बुराइयाँ आई हैं, जैसे कि बहुत से अंधविश्वास और छुआछूत। लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि हमारे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं। उदाहरण के तौर पे हमारा आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का ज्ञान और हमारी आध्यात्मिकता को विश्व में बेमिसाल है। एक अहम प्रश्न ये भी उठता है, असली विकास क्या आप उस प्राचीन भारतीय व्यवस्था को विकसित मानते हैं जिसमें हर गांव आत्मनिर्भर और हर व्यक्ति कुशल कारीगर है, या उस पश्चिमी सभ्यता के पक्षधर है जिसमें चंद मालिक लोग अपने धन और मशीनों के बूते पर बेहद अमीर है और बाकी पूरी जनता गरीबी में रहने वाली जिनका शोषण किया जाता है। मैं सत्य और अहिंसा का पालन करते हुए प्रेम और भाईचारे से रहते हुए समाज को विकसित मानता हूँ, बजाय उसके जिसमें चंद अमीर लोग राजाओं की तरह है और बाकी पूरी जनता गरीबों की तरह। अब आप ही बताइए डॉक्टर साहब, मैं पुरातनपंथी या विकास विरोधी हूँ या वो लोग जो नासमझी के कारण उस पर ऐसे आरोप लगाते? गांधी जी, आप पर यह आखिरी आरोप है। आपने अपने परिवार पर ध्यान नहीं दिया और पारिवारिक दायित्वों का ठीक से निर्वहन नहीं होने के कारण आपका बड़ा बेटा हरिलाल बागी और पथभ्रष्ट हो गया। जो लोग सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में हो जाते हैं उनके साथ अक्सर ये हो जाता है कि लंबी अवधि तक जेल में रहने के कारण और व्यस्तताओं के कारण वो अपने परिवार पर ध्यान नहीं देता। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि परिवार का ध्यान किसी लापरवाही के कारण नहीं दिया गया, जैसे कि बहुत से बुरी आदत में फंसे दुआरे शराबी रोक नहीं दे पाते, या ऐसा किसी विशेष परिस्थिति के कारण हुआ है जो कि आवश्यक भावी। हमारा आज़ादी का आंदोलन इतना व्यापक और विराट था कि इसमें ना जाने कितने ही लोगों ने मुझसे भी बड़े अपने जान के बलिदान दिए। कई लोगों ने तो बड़े पद, व्यापार और जायदाद का भी बलिदान कर दिया। क्या हम भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद या सुभाष बाबू पे ये आरोप लगा सकते हैं कि उन्होंने अपने घर के बुजुर्गों की सेवा की? मेरा मानना है कि देश और समाज परिवार से कहीं अधिक नहीं। विश्व भर में परंपरा है, जिन लोगों ने अपने परिवार की ही चिंता की है वो देश के लिए कुछ नहीं कर पाए। भगवान बुद्ध ने तो देश के व्यापक हित के लिए अपने परिवार को भी छोड़ दिया। मेरा त्याग तो उतना महान नहीं है। हमारी पूरी कोशिश रही कि अपने सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार दे सकें। 4 में से 3 बच्चों को हम ठीक ठाक पढ़ा सकें, इसका मुझे सुकून। हाँ, हरिलाल को हम शायद परिस्थितिवश वैसा माहौल नहीं दे पाए जैसा एक बच्चे को मिलना चाहिए, लेकिन हमें इस बात का भी सब्र है कि हमारे आश्रम के इतने बड़े परिवार में रहने वाले कई काबिल बेटे बेटियां हुए जिन्होंने आज़ादी की अहिंसक लड़ाई में बहुत अच्छा योगदान दिया।
एक बात और कहना चाहूंगा जज साहब, हरिलाल में कुछ मानवीय कमजोरियां थी जिससे पार पाने की उसने कोशिश नहीं की। कस्तूरबा ने तो अंतिम सांस तक उसे सही राह पर लाने की, लेकिन ये संभव नहीं हो सका। शायद ईश्वर को यही मंजूर। बस मुझे अपने पक्ष में इतना ही कहना है। आप सबने मुझे मेरी बात रखने का अवसर दिया, उसके लिए मैं अदालत का और आप सबका हृदय से आभारी हूँ। जय हिंद। इस मुकदमे का फैसला कल सुबह 10 बजे सुनाया जाएगा। कल सुबह 10 बजे तक के लिए अदालत मुलतवी की जाएगी। हाजिर हो। गांधी जी, आप कुछ और कहना चाहते हैं? नहीं जज साहब, मैंने अपनी बात पूरी तरह से रख दी। वकील साहब, आपको कोई और सवाल पूछना? नहीं माय लॉर्ड। ये मुकदमा हमारे लिए एक ऐतिहासिक मुकदमा है। न्याय की सेवा करते हुए हमें बहुत लंबा समय हो गया। ये मुकदमा हमारे लिए बहुत खास था, जिसमें हमारे देश के राष्ट्रपिता को कटघरे में खड़ा होना। ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य भी है और सौभाग्य भी। दुर्भाग्य इसलिए कि कुछ दिग्भ्रमित नागरिकों ने बापूजी जैसे विश्व प्रतिष्ठित महान व्यक्ति पर कुछ न्याय की घटिया किस्म के बेबुनियाद आरोप लगाए। और सौभाग्य इसलिए कि हमारा संविधान और लोकतंत्र इतना मजबूत है, जिसमें आम आदमी को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी, वो किसी भी विशेष व्यक्ति के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में आवाज उठा सकता है। हम अभिव्यक्ति की आजादी के पक्षधर हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के खिलाफ निराधार और आधारहीन आरोप लगाए। गांधी जी के ऊपर लगे आरोप सत्य के परे थे। आरोप लगाने वाले आरोप के पक्ष में कोई भी ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी गांधी जी ने ईमानदारी और शालीनता के साथ सभी आरोपों पर अपना स्पष्टीकरण दिया। ये अदालत गांधी जी के स्पष्टीकरण से पूर्णतः सहमत है। गांधी जी अगर चाहते तो आरोप लगाने वालों के खिलाफ ये अदालत जुर्माना लगा सकती है, लेकिन गांधी जी ने लिखित में सिफारिश की है उन्हें माफ करने की। इसीलिए अदालत आरोप लगाने वाले पर कोई जुर्माना या कॉस्ट नहीं लगा रही। गांधी जी को उन पर लगे सभी आरोपों से यह अदालत सम्मान के साथ बरी करती है और गांधी जी की देश के लिए की गई निष्काम सेवा के लिए उनके सम्मान में खड़े होकर उनका अभिनंदन करते हैं।
अपने पात्रों के परिचय के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री नितिन तेजराज जी को। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद नर्मदा रंगम फेस्टिवल के संयोजक जिन्होंने हमें ये यहाँ पर इनवाइट किया। जब से मैंने अपना ग्रुप माउंट किया है, ये पहली मेरी प्रस्तुति है बाहर। अभी तक मैं विगत 15 वर्षों से रंगकर्म कर रहा हूँ, लेकिन मेरी ये पहली प्रस्तुति है एज डायरेक्टर बाहर। मैंने जो शो किए हैं उसमें अभी तक मैं भोपाल में ही काम करता आ रहा हूँ, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा यादगार रहेगा हमेशा, पहली प्रस्तुति है। और धन्यवाद जो इस प्ले के राइटर हैं मिस्टर आर.के. पालीवाल। मैं अपने आर्टिस्टों को परिचय कराता हूँ। ये वकील के रोल में आपने देखा रूपेश श्रीवास्तव उर्फ बॉबी। गांधी के रूप में आपने देखा पारितोष आचार्य। आप हमारे बहुत ही सीनियर वरिष्ठ रंगकर्मी संजय श्रुति जी। और हमारे साथ लखन वर्मा जी हैं, जिन्होंने आपने आवाज सुनी होगी कि मोहनदास करमचंद गांधी हाजिर हो, वो इन्होंने लगाई थी। तो मेरे दोस्त रत्नेश जी अगर हो तो आए प्लीज स्टेज पर। ये रत्नेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद इनका, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। और मैं नितिन तेजराज।